अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मीडिएशन के लिए इस वक्त जो सूरत हाल ख़राब हो गई है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा, इस पर बहस होती रही। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से मीडिया से बात की और बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी उनसे कहा, साथ में अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कहा। कल हमारे शो में शामी महमूद कुरैशी ने बताया था कि वाज़ेह तौर पर बताया गया कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते में जो सूरत हाल पहले ही ख़राब है, ईरान की ख़राब सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और फिर आज ईरानी सदर हसन रूहानी ने भी जनरल असम्बली के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसियों का अमन, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़, हमारा अमन, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ है, अमेरिका आपका पड़ोसी नहीं। इसके अलावा ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि मैं ये वाज़ेह कर दूं कि पाबंदियों के साथ हम किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। तो जो बात हो रही थी कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान कोई किरदार अदा करे या फिर मुज़ाकरात का कोई माहौल बने, तो उन्होंने वाज़ेह किया पाबंदियों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। साथ ही हसन रूहानी ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए नए इत्तेहाद की तजवीज़ भी पेश की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब से इक़्तिदार में आए, उनका ईरान के हवाले से रवैया बहुत सख्त रहा। जब अमेरिकी सदर गुज़िश्ता दिनों खिताब कर रहे थे तो उन्होंने ईरान पर सख्त तनकीद भी की। जवाब दे रहे थे उस सवाल का कि जो सऊदी अरब में हमला हुआ है, जिसका इल्ज़ाम अमेरिका की तरफ से ईरान पर लगाया गया है, उस हवाले से ये जवाब दिया। अब ये सारे मामले में, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान से अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कहा है कि इस मुज़ाकरात में हम किरदार अदा करें। वो अमेरिकी सदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिले, उसके बाद जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की तो ईरान पर शदीद तनकीद की। ये बड़ी वाज़ेह बात की थी। अब ईरान ने कह दिया कि जब तक आप अपनी जो पाबंदियाँ हैं वो नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कल हमारे प्रोग्राम में वज़ीर ख़ारिजा शामी महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ईरान के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने क्या दो टोक बात की सदर ट्रंप से, ये ज़रा सुनिए। ईरान के बारे में जो तीसरा अहम नुक्ता था, हमने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हम जब सऊदी अरब गए तो वहाँ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी ये गुजारिश की और आपसे भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहेगा कि एक मशरक़ी सरहद उसकी वहाँ पेचीदगियाँ हैं, मगरबी सरहद पर हमारे जो अभी अफ़गानिस्तान के मामलात हैं वो अभी हवा में लटक रहे हैं और फिर तीसरे बॉर्डर पर एक और शोरश और एक और तकलीफ़ हमारे सामने आ जाए। हम नहीं समझते कि जंग मसले का हल है। हम आज भी समझते हैं कि सफारतकारी से इस बात को हल किया जा सकता है। इस वाज़ेह पैगाम का सदर ने नोटिस लिया और कहा कि ठीक है, अगर कोई किरदार अदा किया जा सकता है तो हम पाकिस्तान किरदार अदा करें। चुनांचे वज़ीर आज़म ने उस नशिस्त के फौरी बाद, चंद घंटों बाद, सदर रूहानी से और जवाद ज़रीफ साहब जो उनके वज़ीर ख़ारिजा हैं और मैं, हमारी मुलाकात हुई और हमने सारी सूरत हाल को डिस्कस किया। और डिस्कस करने के बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि मामलात में कोई ठहराव पैदा हो और जो कशीदगी है वो कम हो सके। के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, उसी के बाद और इसके बाद और जो उन्होंने अमेरिका में बात की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा है इस हवाले से और सदर ट्रंप ने क्या कहा। ये सारा का सारा मामला है जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बने हैं, ईरान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ी है। ये सारी बातें जब हुई उससे बाद अब से कुछ देर पहले सदर रूहानी ने अक़वाम मुत्तहिदा में ख़िताब किया जिसमें कह दिया कि मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि पाबंदियाँ बरकरार हैं, पाबंदियाँ हटा दें तो मुज़ाकरात हो जाएंगे। हमारे साथ कामरान बुखारी मौजूद हैं जो कि माहिर हैं मशरिक़ वस्ता के उमूर के। कामरान बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। सब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कन्फर्म किया कि उनसे कहा गया और मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी क्या कहा, पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ रखा, वज़ीर ख़ारिजा ने बताया। फिर ट्रंप ने शदीद तनकीद कर दी अक़वाम मुत्तहिदा के में जो अपनी तकरीर थी ईरान पर। आज ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि आप पाबंदियाँ लगेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपको लगता है कोई किरदार पाकिस्तान अदा कर सकता है इस सारी की सारी सूरत हाल में? देखें, हम जो है जब इस किस्म की खबर आती है तो चूँकि कौम जो है वो अमूमी तौर पे मायूसी सुनती है, जब ऐसी कोई खबर आती है जिसमें पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होता है फिर हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हम जल्दबाजी दिखाते हैं क्योंकि देखें, ये हमें देखना है कि सालसी का किरदार तो बहुत सारे मुल्क कर रहे हैं, फ्रांस भी कर रहा है, बहुत सारे और जो है बरतानिया भी कर रहा है। तो पाकिस्तान का सालसी का किरदार किस नौइयत का है, सवाल इस पे उठता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का किरदार जो है वो लोअर लेवल का होगा। हो सकता है ट्रंप इंतजामिया कोई मैसेजिंग पाकिस्तान के थ्रू करना चाहे
لیکن یہ یاد رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اور ایران کی جو ریاست ہے اس کے درمیان براہ راست بیک چینلز ہیں، اور ایک نہیں ہے کئی ہیں. تو یہ جو ثالثی کا کردار ہے اس کو ہمیں ذرا اس جسے کہتے ہیں بیک گراؤنڈ اور اس کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی جو ہے نا افادیت یا اس کی جسے کہتے ہیں افیکٹونیس کتنی ہے. تو جو پرسنل تعلق ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا محمد بن سلمان سے بہت زیادہ اچھا ہے. صدر ٹرمپ سے وہ صدر ٹرمپ خود اظہار کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، وہ دوسرے رہنماؤں کے لیے بھی کہتے ہیں، وزیر اعظم مودی کے لیے بھی کہتے ہیں، کچھ باتیں عادتاً بھی کہتے ہیں. مگر یہ جو پرسنل ہے یہ کس حد تک کردار آگے بڑھ سکتا ہے کسی بھی قسم کی خطے میں صورتحال کو کم از کم ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں، اگر دوستی نہیں ہوتی ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں؟ جی کر سکتا ہے، لیکن دیکھیں ثالثی جو ہوتی ہے وہ دو فریقین کے درمیان جو ہے ایک تھرڈ پارٹی کرتی ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے گہرے روابط ہیں سعودی عرب کے ساتھ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ان گہرے روابط سے جو کاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ایران کے ساتھ ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. تو آپ جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے اس کو دونوں جانب جو ہے کم و بیش ایک جیسا جو ہے اس کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ایک نیوٹرل اور جسے کہتے ہیں ریلائبل ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے. ایران تو پاکستان کو ٹرسٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے کیمپ میں ہے، پاکستان سعودی عرب کے بہت قریب ہے. تو محمد بن سلمان کو آمادہ کرنا، راضی کرنا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے ایران کو جو ہے آمادہ کر سکے گا، راضی کر سکے گا، اور کس حد تک. ایسا پھر یہ بتائیے گا کہ جو ایران کا موقف ہے سعودی عرب میں ہونے والی جو آئل ریفائنری پر حملہ تھا، آئل انسٹالیشنز پر حملہ تھا، وہ قبول نہیں کر رہی ہے دنیا. ایسا نہیں ہے کہ صرف سعودی عرب اور امریکہ نہیں مان رہے، بلکہ وہ اس وقت جو یورپی اتحادی ہیں امریکہ کے، جو امریکہ پر تنقید کر رہے تھے، صدر ٹرمپ پر تنقید کر رہے تھے کہ آپ پاسداری نہیں کر رہے ہیں نیوکلیر ڈیل کی، وہ بھی ایران کے موقف کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ اس حملے میں ایران ملوث نہیں ہے. مغربی اخبارات لکھ بھی رہے ہیں کہ اگر اس حملے کے بعد ایران کو ایسے ہی جانے دیا جاتا ہے تو پھر یہ معمول بن جائیں گی کاروائیاں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس حملے کے بعد اپنی جو بھی ریزننگ ہے وہ اگر بائے نہیں کر رہے مغربی ممالک تو یہ صورتحال ایسے ہی آگے نکل جائے گی؟ جی دیکھیں، ہم ایک بڑے عجیب دوراہے پر ہیں کہ جہاں پر ایران نے میزائل داغے ہیں سعودی عرب کی جو خام تیل کی تنصیبات کے اوپر، تو اس کے بعد سے کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی. بات چیت ہوئی ہے کہ ہاں بھائی جوابی کارروائی ہوگی اور امریکہ تیاری کر رہا ہے، سعودی عرب بھی تیاری کر رہا ہے، لیکن ہم نے کارروائی نہیں دیکھی ہے. اس کے برعکس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپلومسی جو ہے اس میں بہت زیادہ رفتار بڑھ گئی ہے، حرکت میں آئی ہے. فرانس کے جو ہے صدر آئے ہیں، روحانی صاحب نے اب یہ کھل کر کہہ دیا کہ بھائی جو ہے ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں جو ہے ڈیل کے ہر ڈیل میں کوئی ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے، ہمیں کوئی ایک کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے آپ کوئی جسچر دیں، جیسے کہ جو ہے سینکشنز کو ہٹائیں. تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب ماحول ہے. اب اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اگر بات چیت جو ہے نہ اس موڑ پہ جا سکے جہاں پر امریکہ چاہتا ہے تو کوئی جوابی کارروائی چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں مذاکرات اور عسکری کارروائیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تاکہ کیونکہ کبھی بھی کوئی فریق جو ہے وہ صرف میز پہ آگے نہیں بیٹھتا ہے، وہ میدان جنگ میں بھی تیار ہوتا ہے. بہت شکریہ کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک طرف یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے اقتدار پر، اپنی کرسی پر خطرات منڈلانے لگے ہیں. امریکہ میں اگلے سال پھر سے صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، مگر اس سے پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے کارروائی کا اعلان کر دیا گیا ہے. ایک فون کال نے امریکی صدر کو مشکل میں ڈال دیا ہے. ان کے اوپر برطرفی کی تلوار لٹک رہی ہے. بڑے بڑے دعوے اور باتیں کرنے والے صدر ٹرمپ کی اپنی صدارت خطرے میں پڑ گئی ہے، اور آج وائٹ ہاؤس نے اس فون کال کی ٹرانسکرپٹ بھی شائع کر دی ہے. لیکن کیا وہ ٹرانسکرپٹ، کیا وہ تفصیل صدر ٹرمپ کے حق میں جائے گی یا نہیں، اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے. اس وقت امریکی صدر پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی حریف کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی صدارتی پوزیشن کا غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے انہیں اب امپیچمنٹ کا سامنا کرنا ہوگا. امپیچمنٹ یا عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے. لیکن پہلے جائزہ لے لیں کہ امریکی صدر اس وقت کس اسکینڈل کا شکار ہو گئے ہیں. اگست 2019 میں امریکی انٹیلیجنس کے افسر نے وسل بلوور ایکٹ کے تحت ایک شکایت انٹیلیجنس کمیونٹی کے انسپیکٹر جنرل کو کی. اس شکایت کا موضوع امریکی صدر اور یوکرینی صدر کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی. اس شکایت کو
अर्जेंट कंसर्न समझकर इंस्पेक्टर जनरल ने डायरेक्टर के हवाले कर दिया, मगर इंटेलिजेंस कम्युनिटी के डायरेक्टर ने शिकायत की फाइल कांग्रेस के हवाले नहीं की, जो कानून के मुताबिक उन्हें करनी होती है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ने रवा माह के आगाज में शिकायत से मुताल्लिक अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी ऐवान ज़ेरी और सेनेट को इतला दी, और बाद में सेनेट ने अक्सरियती करारदाद मंजूर करते हुए मुतालबा किया कि शिकायत को अमेरिका के दोनों ऐवानों की कमेटियों के हवाले किया जाए। ये इस पूरे स्कैंडल का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि इस शिकायत में आखिर ऐसा क्या है जिसने अमेरिकी सियासत में हलचल मचा दी। शिकायत की दस्तावेज अब तक सामने नहीं आई। मुमकिना तौर पर इस शिकायत को कांग्रेस के सामने आने वाले दिनों में रखा जाएगा, मगर इस शिकायत के हवाले से रिपोर्टिंग हुई है कि अमेरिकी सदर ने 25 जुलाई को यूक्रेनी सदर को फ़ोन किया और दबाव डाला कि वो अमेरिका के साबिक नायब सदर जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ये दबाव डाला यूक्रेनी सदर पर अमेरिकी सदर ने। अब अहम बात यह है कि जो हंटर बाइडेन हैं वो यूक्रेन में एक गैस कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं, और इस कंपनी के हवाले से यूक्रेन में तहकीकात हो रही हैं, जबकि हंटर बाइडेन के वालिद जो बाइडेन 2020 के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार समझे जा रहे हैं, वो हो सकते हैं। तो जो बाइडेन इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी से सदारती नामजदगी के लिए मुहिम चला रहे हैं, और अगर वो नामजद हो गए तो अगले साल डोनाल्ड ट्रंप के मद्दे मुकाबिल होंगे। और सदर ट्रंप के लिए परेशानी की बात यह है कि सर्वे रेटिंग्स के मुताबिक इस वक्त जो बाइडेन उनसे ऊपर है। इस तनाजुर में इस फ़ोन कॉल को लिया जा रहा है कि इस वजह से सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से फ़ोन कॉल में जो बाइडेन के बेटे के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला। इसलिए सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी सदारती पोजीशन अपने सियासी हरीफ के खिलाफ इस्तेमाल की ताकि उन्हें इंतखाबात से पहले बदनाम किया जा सके। अहम बात यह है कि इस फ़ोन कॉल से पहले सदर ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली इमदाद भी रोक दी थी, जो उन्होंने 3 माह बाद दोबारा जारी की। इस इमदाद को रोकने से मुताल्लिक भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यह सदर ट्रंप की तरफ से एक दबाव था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैंसी पेलोसी ने इम्पीचमेंट की कार्रवाई का ऐलान किया। ट्रंप ने इस कार्रवाई को उनके खिलाफ एक मुहिम का हिस्सा करार दिया। उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी यूक्रेनी सदर से बात हुई, जिसमें करप्शन से मुतालिक भी बात हुई, लेकिन उन्होंने दबाव के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और ऐलान किया कि उन्होंने इस फ़ोन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट को शाया करने की इजाज़त दे दी है। जिसके बाद आज व्हाइट हाउस ने इस फ़ोन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट यानी तफसील जारी कर दी। अब अहम बात यह है कि ट्रांसक्रिप्ट लफ्ज़ बलफ्ज़ शाया नहीं की गई है, बल्कि उसमें एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो इस फ़ोन कॉल के नोट्स लेने वाले थे और एडवाइज़र थे, उनके नोट्स और याददाश्त के मुताबिक ये ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई है। इस ट्रांसक्रिप्ट को अमरीकी सदर अपने हक़ में करार दे रहे हैं और अपोजिशन जमात से मुआफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, मगर इस ट्रांसक्रिप्ट में वाज़े तौर पर यह बात मौजूद है कि सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर को अपने सियासी हरीफ के बेटे के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का जायज़ा लेने पर जोर दे रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि यूक्रेनी सदर अमरीकी अटॉर्नी जनरल और उनके ज़ाती वकील से इस हवाले से बात करें। साथ ही ट्रांसक्रिप्ट में यूक्रेनी सदर ने यह यकीन दहानी करवाई है कि वो इस केस में नया प्रोसिक्यूटर लेकर आएंगे जो 100% उनका आदमी होगा। इस ट्रांसक्रिप्ट में अमरीकी सदर ने बार बार अपने सियासी हरीफ के केस से मुतालिक बात की है। अहम बात यह है कि ट्रांसक्रिप्ट में यूक्रेनी सदर ने अपने मुल्क की डिफेंस ज़रूरियात से मुतालिक भी बात की है, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे एक एहसान यानी फेवर का भी मुतालबा किया, तो क्या मिलिट्री इमदाद को रोक कर फिर जारी करने को इस फेवर के तनाजुर में देखा जा सकता है, जिसकी बात सदर ट्रंप कर रहे थे। इस हवाले से सदर ट्रंप पर इल्ज़ाम लग रहा है। इसका फैसला अब अमरीकी नुमाइंदे करेंगे। दूसरी तरफ अब इस ट्रांसक्रिप्ट को कांग्रेस कैसे देखेगी और विसल ब्लोवर के जरिए इंटेलिजेंस अफसर ने जो शिकायत की है उसमें क्या इल्ज़ामात हैं, वो शिकायत सामने आने के बाद वाज़ेह होगा। ये भी देखना होगा कि उस इंटेलिजेंस अफसर ने शिकायत की बुनियाद क्या रखी है। क्या 25 जुलाई की फ़ोन कॉल उन्होंने खुद सुनी है या कोई और ज़रिया था। इस हवाले से कल अहम मालूमात सामने आ सकती हैं। जहाँ तक बात ट्रांसक्रिप्ट की है तो वो खुद व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप की इजाज़त के साथ जारी की है। सदर ट्रंप इस ट्रांसक्रिप्ट को अपने हक़ में करार दे रहे हैं, लेकिन कुछ मुबस्सिरीन और अपोजिशन जमात के अरकान इस ट्रांसक्रिप्ट को सदर की इम्पीचमेंट यानी बरतरफी से ओहदे से बरतरफी से मुताल्लिक एक अहम दस्तावेज़ के तौर पर देख रहे हैं, जिसकी कार्रवाई का ऐलान स्पीकर पहले ही कर चुके हैं। अमेरिका में अगर सदर को हटाना हो तो उसके लिए लफ्ज़ इम्पीचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस अमल में कोई अदालत या प्रोसिक्यूटर सदर के खिलाफ केस नहीं चलाती, बल्कि अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अपने सदर पर गद्दारी, रिश्वतखोरी और दीगर बड़े जराइम पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। तरीक़ाकार 3 मरहलों पर मबनी होता है। पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कमेटी शिकायत का जायज़ा लेती है। शिकायत मजबूत लगे तो वो उसका मुसव्विदा बनाती है, जो फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के फ्लोर पर जाता है और उस पर वोटिंग होती है। अक्सरियती वोट अगर सदर को ओहदे से हटाने के लिए मिल जाता है तो फिर मामला अमेरिका की सेनेट के पास जाता है। फिर सेनेट अदालत के तौर पर ट्रायल का आगाज़ करती है। फिर अगर 2/3 अक्सरियत के साथ सेनेट सदर को मुजरिम तस्वुर करती है तो सदर ओहदे से हट जाता है।
इस वक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स की अक्सरियत है, मगर सबसे बड़ा मरहला सेनेट में होगा, जहां रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है। और अगर रिपब्लिकन्स के तकरीबन 20 सेनेटर्स सदर के खिलाफ, सदर ट्रंप के खिलाफ फैसला सुना देते हैं, क्योंकि वो रिपब्लिकन से ताल्लुक रखते हैं, उनकी अक्सरियत है, अगर वो सदर के खिलाफ चले जाते हैं तो फिर वो ओहदे से हट सकते हैं। ये एक मुश्किल इम्कान है, क्योंकि माजी में भी अमरीकी सदूर के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन हर दफ़ा सेनेट में जाकर वो नाकाम हो जाती हैं। 2 अमरीकी सदूर, एंड्रू जॉनसन और बिल क्लिंटन के खिलाफ भी इम्पीचमेंट की कार्रवाई हुई। दोनों सदूर को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कसूरवार करार दिया, लेकिन सेनेट ने इन इल्ज़ामात को ओहदे से हटाने के लिए नाकाफ़ी करार दिया, जबकि निक्सन वो वाहिद सदर थे जिन्होंने इम्पीचमेंट की कार्रवाई पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब सदर ट्रंप वो चौथे सदर होंगे जो इस कार्रवाई का सामना करेंगे। देखना होगा कि जो चीज़ें सामने आई हैं वो इनके हक में जाती हैं या उनके खिलाफ मुबस्सरीन ट्रांसक्रिप्ट जारी होने के बाद उन्हें सदर ट्रंप के खिलाफ करार दे रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अहम दिन था आज, मरियम नवाज़ की हवाले से भी समात हुई, इसके अलावा जज अरशद मलिक के हवाले से भी अहम खबर है हमारे पास, उनकी जो मुबैना वीडियो है उस हवाले से वापस सामने रखेंगे।